वेलकम टू रंतेश एडू क्लब। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये देखा था। और उस पर हम लोगों ने कूलाम बल का सदिश निरूपण देखे थे। आज हम एनसीईआरटी बुक में जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ, बहुल आवेशों के बीच बल। दूसरे रेफरेंस बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, माने बहुल आवेश माने अनेक आवेशों के बीच स्थित किसी एक आवेश पर लगाए गए बल, उसके बारे में देखेंगे, उसका सदिश रूप। उस बल के लिए हम पूरा इसको पढ़ने के लिए जो नियम है उसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत एक बार मैं नोट कर दिया हूँ यहाँ पर, आप भी नोट कर लें या याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। कि किसी अकेले बिंदु आवेश पर अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है वो समझिए। कि किसी अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इसको समझ लें। किसी अकेले बिंदु आवेश, मान लीजिए एक निकाय है और उस निकाय में एक बिंदु आवेश के साथ और कई बिंदु आवेश रखे गए हैं। उन अनेक बिंदु आवेशों का उनके ऊपर उस अकेले बिंदु आवेश पर जो आरोपित बल होंगे वो सभी के योग के बराबर कुल बल होगा। ये देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए निकाय है Q1, Q2, Q3, तीन बिंदु आवेश हैं। यहाँ पर देखिए ये Q1 बिंदु आवेश है, Q2 और Q3 तीन बिंदु आवेश है। Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल और Q3 के द्वारा लगाया गया बल। तो Q1 पर कुल आरोपित बल कितने होंगे? इनके द्वारा लगाए गए बल माने वेक्टर F1 F2 और Q3 के द्वारा लगाया गया बल Q1 पर वेक्टर F1 3। तो इन दोनों बलों के योग के बराबर होगा F1। तो आइए इसका सदिश निरूपण समझते हैं। कूलाम्स लॉ और उसके सदिश निरूपण में आपको बताया था, देखिएगा Q1 पर यहां से ये देखिए इसके सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हुआ? वेक्टर R1। चाहे तो आप इसमें नोट भी कर सकते हैं। Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R1, Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R2, Q3 पर मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है ना वेक्टर R3 होगा। अब देखिए Q1 पर Q2 के कारण लगाया गया बल कितना होगा? वेक्टर F12। Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल और उसकी स्थिति सदिश होगी वेक्टर R12। इसी तरह से Q1 पर Q3 के कारण लगाया गया बल वेक्टर F13 होगा, जिसकी स्थिति सदिश होगी वेक्टर R13। तो मान लो इसको हम ऐसे लिखते हैं, माना कि किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 बिंदु सदिश बिंदु आवेश रखे गए हैं, तो आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? वेक्टर F12। ये देखो Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल कूलाम के नियम से यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। कूलाम के नियम से क्या कहता है कूलाम का नियम? कि एक जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी Q1 इंटू Q2, उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती माने R12 का स्क्वायर और कांस्टेंट जब हम इक्वल टू करते हैं तो ये हो गया K। तो पहला हुआ वेक्टर F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर। और जब हम स्थिति सदिश के लिए एकांक सदिश लेते हैं, एकांक सदिश दिशा बताता है, तो इसका मतलब K R12 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। इसी प्रकार Q1 पर Q3 के कारण लगाया गया बल आवेश इसी प्रकार लिख दें, इसी प्रकार F13 वेक्टर
F13, वेक्टर F13 क्या दिखा रहा है, Q1 पर Q3 के द्वारा लगाया गया बल के Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर कैप R13। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल बल क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर, एक बिंदु आवेश पर लगाया गया बल, इसलिए अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल सदिश है, कुल बल से Q1 पर कुल बल, Q1 पर लगाया गया कुल बल वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। जब हम इसके मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर कैप R12 प्लस के कैप होगा ना वो Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर कैप R13। अब जब हम इसमें से कॉमन लें तो देखिए के और Q1 कॉमन हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो हम लिख सकते हैं, और ना भी लिखे तो इतना आपका मान आ जाता है कुल आरोपित बल। तो इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मान लीजिए इसमें अनेक बल हो तब, या सॉरी अनेक आवेश रखे हो तो बहुल आवेशों के बीच, अब मान लेता हूं मैं यहाँ, माना कि निकाय में Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश हो, Q1 Q2 रखे गए हों, है ना, रखे हों, तो क्या होगा F1 इज इक्वल टू, देखिए वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1n तक जाएगा। अब जब हम इसको मान को रखेंगे तो यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन निकल रहा है, वैसे ही हम सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, K निकल जाएगा और Q1 निकल जाएगा सब में से, तो बचेगा क्या Q2 अपान R12 स्क्वायर कैप R12 प्लस Q3 अपान R13 स्क्वायर कैप R13 प्लस डॉट 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 इसी तरह से आगे Qn अपान R1n स्क्वायर कैप R1n। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर F1 निकाल रहे हैं, पहले के लिए वेक्टर F1 माने कुल आरोपित बल लगा रहे हैं, K और Q1 तो रहेगा ही, यहाँ से इसको हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, योग है सबका प्लस है डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको क्या कर देते हैं सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो I का मान कहाँ से कहाँ तक ले लेते हैं, 2 से, देखो Q1 Q2 Q3 सॉरी Q1 नहीं Q2 Q3 डॉट 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 Qn तक, तो I इज इक्वल टू 2 से n तक, I इज इक्वल टू 2 to n, माने I का मान 2 से लेकर के n तक, तो हम इसको I के रूप में बदल दें तो ये बन जाएगा QI अपान, देखिए QI से कहाँ तक, 2 से लेकर के n तक, तो I लिख दिए अपान R1, तो सब में देखिए R1 1 1 1 आएगा, 2 3 4 5 n आएगा ऐसे, तो ये हो गया I और इसके ऊपर स्क्वायर, ये वाली स्क्वायर लग जाएगी, और कैप ये और इसी तरह से आगे, तो उसके लिए हो जाएगा कैप R1I। इस तरह से आप अनेक बिंदु आवेशों के द्वारा के बीच किसी एक बिंदु आवेश पर आरोपित बल का मान सदिश रूप में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यही आपका हल हो गया, या प्राप्त हो गया कि बहुत सारे आवेश रखे हों तो एक आवेश बिंदु आवेश पर सभी आवेशों के द्वारा आरोपित किया गया बल क्या होगा, सबके सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। समझ में आया होगा आई होप सबको, और आगे आप फिर अगला चैप्टर बताएंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में विद्युत क्षेत्र के बारे में।